हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि CSIR एग्ज़ाम है क्या, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि CSIR का जो एग्ज़ाम है, CSIR नेट, उसको क्वालिफाई करने से क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि इसको क्वालिफाई करने से क्या होगा। सेकंड, कि इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है कि मैं इस फॉर्म को भर सकूं और क्वालिफाई करके वो अचीव कर सकूं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि एज लिमिट क्या है। उसके बाद ये भी लोग पूछते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट, कि किस तरीके से मार्किंग की जाती है CSIR में। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, ये भी पूछते हैं बहुत सारे लोग। फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ये जो 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट पे मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ और डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्यों करें, क्वालिफाई करने से क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट को आपको हम विथ प्रूफ बताते हैं कि क्या क्वालिफाई करने से क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि क्वालिफाई करने से क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लेक्चरार बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडी है जहाँ पे इन पोस्ट को आप मतलब अचीव कर सकते हैं, राइट। और इसमें जैसे बताया पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आपको मैं बता दूँ, ये डेटा मैंने गूगल से लिया है। इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ की बात करिए तो 1113 यूनिवर्सिटीज़ अभी हैं, राइट। और स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो 11,296 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। और कॉलेजेस की बात करें, जैसे मैंने बताया डिग्री कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी जो कॉलेजेस आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनकी संख्या है 43,296, राइट। तो आप इन सारे कॉलेजेस में जब भी वैकेंसी आए, अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इन सारे मतलब इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और आप चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या साइंटिस्ट हो, बहुत सारे ऐसे भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, DRDO है, जहाँ से आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, राइट। तो ये इसके जो लोग पूछते हैं कि क्वालिफाई करने से क्या होगा, तो आपके पास बल्क में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। क्वालिफाई करने के बाद भी आपको फाइट करना पड़ेगा और इन सारे इंस्टीट्यूशन में आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका MSc या MS या BTech, B फार्मा, जो आपके पास डिग्री हो, वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके नोटिफिकेशन में जाके क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कम से कम PG में, वो भी साइंस में, राइट, साइंस में PG में कम से कम आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल और EWS के लिए। और अगर OBC की बात करें तो 5% आपका रिलैक्स हो। OBC, SC, ST, PWD, इन सब में 50% आपका चाहिए। किसमें? आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, राइट। PG में आपका कम से कम 50% चाहिए OBC, SC, ST के लिए। और अगर जनरल की बात करिए या EWS की, तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए, तभी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, एज लिमिट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो देखिए जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, जिसको बोलते हैं JRF, इसमें 2 कैटेगरी होता है। एक होता है JRF और दूसरा कैटेगरी होता है लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। तो जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, यानी फेलोशिप उसका नाम ही है, तो उसके लिए एज लिमिट होती है 28 ईयर्स, राइट। लेकिन आप अगर ये जनरल के लिए, अगर OBC की बात करें तो 28 + 3 ईयर्स और आपको मिल जाएगा अगर OBC कैंडिडेट है। और SC, ST, PWD के लिए 28 + 5 ईयर्स रिलैक्स है, राइट। मतलब 28 ईयर्स है जनरल के लिए। और अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स और 5 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा। मतलब अगर आप OBC में हैं तो 31 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को JRF के लिए भर सकते हैं। और अगर आप SC, ST, PWD हैं तो आपको 33 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं JRF के लिए। और अगर लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसका कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कोई भी फॉर्म भर सकता है। सिर्फ फेलोशिप वाला जो है उसके लिए आपको मतलब एज लिमिट है।
अगर आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करते हैं तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हम JRF अगर क्वालिफाई करते हैं तो हम जब PhD करने जाएँ या फिर MTech करने जाएँ या जो भी आप इसके बाद करेंगे उसमें आपको फेलोशिप मिलती है। और जहाँ तक बात है कि वैकेंसी जब निकलती है तो दोनों के लिए ही सेम एलिजिबिलिटी है, चाहे आप JRF हैं या फिर लेक्चररशिप हैं, दोनों के लिए सेम। हाँ, कहीं कहीं ऐसा करता है कि लेक्चरर है तो उसको जो मार्क्स देता है नेट या JRF के लिए, वो नेट मतलब अगर नेट सिर्फ इसको बोलते हैं लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर को, इसमें 5 मार्क्स देता है। अगर आप JRF है तो आपको 7 या 8 मार्क्स कहीं कहीं ऐसा देता है। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल हैं हर जगह के लिए, राइट। नेक्स्ट है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, इसमें भी आपको बता रहा हूँ कितने पेपर्स हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं, कितने सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। तो चलिए उन सब्जेक्ट की लिस्ट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ। तो चलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से सब्जेक्ट। तो पहला देखिए अर्थ साइंस और उस एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस। ये जो पेपर्स हैं इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता देता हूँ। टोटल पेपर कोई भी हो, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी टाइप का क्वेश्चन, राइट। जहाँ पे देखिए पार्ट ए में 20 क्वेश्चन दिए होते हैं, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन, पार्ट सी में 80 क्वेश्चन, राइट। किसके लिए? इन 5 ये जो पेपर्स हैं, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, इसमें आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसी तरीके से बाकी भी पेपर है जिसमें मैक्सिमम 15 क्वेश्चन कर सकते हैं पार्ट ए में, पार्ट बी में 50 में से सिर्फ 35 कर सकते हैं, 80 में से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी टोटल 75 क्वेश्चन कर सकते हैं। हर क्वेश्चन पार्ट ए का 2 मार्क्स का होता है, पार्ट बी का हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और पार्ट सी का हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। यानी 15 2 जा यहाँ 30 मार्क्स हो गया और 35 2 जा 70 हो गया, 70 प्लस आपका 30 100 हो गया और 25 4 जा 100, सो 100 प्लस 100 200 मार्क्स का। अब देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस पेपर में इसमें होता है एक क्वेश्चन के लिए आपको 25 मार्क्स डिडक्ट भी होगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 0.5, ये भी 2 मार्क्स का है 0.5। और यहाँ पे पार्ट सी में 33.33 मार्क्स डिडक्ट होता है, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और अगर गलत करते हैं तो 1.33। इसी तरीके से लाइफ साइंस का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइफ साइंसेस के भी इसी तरीके से 200 मार्क्स होते हैं, ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से आप मैथमेटिकल साइंस भी देख सकते हैं। मैथमेटिकल साइंस में टोटल पार्ट ए में 20, पार्ट बी में 40, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आता है। यहाँ पार्ट ए से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते हैं, पार्ट बी में मैक्सिमम 25 क्वेश्चन, पार्ट सी में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कर सकते हैं और टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। और देखिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने आपको बताया कि हर में अलग अलग है। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.5, 0.75 और पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। तो ये 3 पेपर हो गए। 5वां पेपर आपका है फिजिकल साइंस, राइट। तो फिजिकल साइंस में देखिए आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसमें भी देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप इसका जो बुलेटिन है, मेन बुलेटिन, वो चाहे तो आप CSIR के साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंप्लीट आपको सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया और इसी तरीके से आप सिलेबस चाहेंगे उसी बुलेटिन में नीचे हर सब्जेक्ट के सिलेबस हैं। CSIR के साइट पे जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे, आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। जो बेसिकली जो सिलेबस है वो है आपके MSc का, BSc और MSc का, जो भी आपने बैचलर और मास्टर्स में पढ़ा है, अगर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है तो वहीं से पूरे सिलेबस आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो देखिए एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपने अपने मास्टर्स में अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है, राइट, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा है, तो आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको उठाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। उसी पैटर्न पे आगे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन कैसे करें, अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किया है तो फिर कहीं आपको
आउटसाइड आपको कोचिंग या ले सकते हैं, जहाँ से आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपने अच्छे तरीके से मास्टर्स या पीजी में पढ़ाई किया है तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग ज्वाइन करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द समरी दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू ऑल। ये पूरी समरी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई विल ट्राई टू इंक्लूड दोज थिंग्स ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो।